हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं। आव्यूह विधि से समीकरणों का हल कैसे करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण और तीन चर वाले रैखिक समीकरण संबंधी दो प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण और तीन चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। इनको आव्यूह विधि से हल करना है। छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आपने कुछ लास्ट क्लास में पहले से इसके बारे में सीख रखा है। बस जो लास्ट में आपने सीखा है, जो लास्ट क्लास में आपने सीखा है, उसका एप्लीकेशन पूरा इसमें करना होगा। क्या क्या हमने सीखा है लास्ट क्लास में? हमने आपको किसी भी आव्यूह का एडजॉइंट आव्यूह कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स बताया ना, वो आपको इसमें भी आपकी इसमें जरूरत पड़ेगी। और आपका ये जो इनवर्स निकालना होता है, आव्यूह का इनवर्स निकालना होता है, इसकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। बस अगर आप आव्यूह तक इनवर्स तक पहुंच गए तो मानो आपका समीकरण निकायों का हल भी समझो ज्ञात हो जाएगा। फिर जरूरत बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो इसलिए इन दोनों चीजों के लिए आपको पहले तैयारी करनी है। अब बस आई बटन दबाएंगे, पीछे वाले वीडियो पे जाएं और ये दोनों चीजें आप क्लियर कर लें। बिल्कुल जरूरी, अगर आपने ये क्लियर नहीं किए तो आपको आव्यूह विधि से समीकरणों का हल करना नहीं आएगा। इसलिए इसको बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसा है कि इसमें कभी कभार यहीं तक क्वेश्चन देता है, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, मानी ए इनवर्स ज्ञात करिए। कोई आव्यूह ए दिया जाएगा, उसका ए इनवर्स आपको ज्ञात करवाया जाएगा। मोस्टली यहीं तक अगर सवाल आपका आता है तो आप फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आव्यूह विधि से समीकरण हल करना है तो यहां तक तो आना ही आना है, फिर थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए यह भी आपको कंफर्म सीखना है, ये पक्का, ठीक है ना। तो चलिए, इसके बाद जो समीकरण हमें दिए जाएंगे उन समीकरण निकायों का हल संगत है या नहीं, अर्थात समीकरण निकाय संगत हैं या समीकरण निकाय संगत नहीं है, इसकी भी आपको पूरी तैयारी करनी है कि हम पता कैसे करेंगे कि समीकरण निकाय संगत है या नहीं। ठीक, तो चलिए एक्सरसाइज के सीधे सीधे हम सवाल लेते हैं और उनके ऊपर आपको हम बताएंगे कि समीकरण निकाय संगत है या नहीं है। चलिए एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.6 का आपका पहला क्वेश्चन है और ये पहला और ये दूसरा दोनों क्वेश्चन एक साथ रख दिए हमने। इसमें निर्देश लिखा है 1 से 6 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें आपको ये दिखाना है कि समीकरण निकाय संगत हैं या असंगत हैं। 6 प्रश्न आपके इसी प्रकार के हैं। इसमें से हमने 2 लिख लिए। चलो हम देखो इसमें करके दिखाएं क्या क्या करना होता है। यहां पर सबसे पहले एक कोई आव्यूह बनाते हैं और वो होता क्या है, x और y के गुणांकों से एक जो x का और y के गुणांक होंगे उनको अवयव मानते हुए एक आपको आव्यूह तैयार करना है। जैसे हम ये माने कि x का गुणांक माने क्या है, x का गुणांक कितना है, 1 है ना, y का गुणांक कितना है, 2 है। तो आपको यहां लिखना है 1, यहां लिखना है 2। ठीक, इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन पे आ जाएं तो x का गुणांक है 2 और y का गुणांक है 3। तो इस तरीके से इनको गुणांकों को हम अवयव मान के एक आव्यूह तैयार करते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, a। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक बात और, जिसमें जो चर राशियां हैं वो आपका एक आव्यूह x से इसको हम डिनोट कर दें और उनको हम एक स्तंभ आव्यूह बना दें। क्या है, x और y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y, मानी चर x और y चर है ना, उनका मान हमें ज्ञात करना है, उसको हम क्या लिख देंगे, x, और वो स्तंभ आव्यूह बनाना है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये आपका जो अचर पद है उसको आपको b बराबर लिखना है। b बराबर क्या लिखना है, इसको भी स्तंभ में लिखना है 2 और 3। प्रोसेस पूरी समझ लें आप ध्यान से। ठीक, जो अचर पद है उसको भी आपको स्तंभ आव्यूह बनाना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि जो a है उसका आप सार्डिक का मान ज्ञात करेंगे। तो a का सार्डिक कितना हो जाएगा, ये अवयव वही लिखे जाएंगे, सार्डिक बना दें 1 2 2 3। ठीक, और सार्डिक का शायद मान निकालना आपको बखूबी अच्छी तरीके से आता है। क्या करते हैं, 1 का 3 में मल्टीपल 3 हो जाएगा, माइनस 2 का 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें से घटाना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक, अगर ये कभी 0 आ जाए तो एक अलग प्रोसेस है, और अगर 0 नहीं आता है, ये देखो 0 तो नहीं आया ना, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये आपका
व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मानी इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ये जो हमने आव्यूह ए बनाया है, ये आव्यूह कैसा है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका ये समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय कैसा है? संगत है। कब? जब ये व्युत्क्रमणीय होगा तो हल इसका संगत होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है चूंकि ए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, अतः समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय संगत है। ठीक, क्लियर? इतना आपको ये समझ में आ गया कि संगत कब होता है। ठीक, इसकी हमें यहां पर इन दोनों की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। कब नहीं है? जब हल आपका संगत निकलता है तब। अब देखिए एक और बात, यहां भी अगर हम इनको हल करें तो बिल्कुल देखो अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर हम इनको यहां पे इसको भी हल करके दिखा दें दूसरे को, तो ये देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x का गुणांक, y का गुणांक कितना है? -1। यहां पर x का गुणांक 1 और यहां y का गुणांक 1, तो a बराबर आपका ये हो जाएगा। और फिर हमने बताया x बराबर क्या लिखते हैं? ये जो चर जिनके मान हमें ज्ञात करने हैं x और y। और इसी प्रकार आपका ये b बराबर क्या होता है? जो अचर पद हैं उनको आपको लिखना है 5 और ये 4। ठीक है, इस तरीके से। अब वही पुराना काम, इसका आपको सारणिक बनाना है और सारणिक में आपको अभी अब वही लिखने हैं 2 -1 और 1 1। ठीक, इसका हल करेंगे 2 एकम 2, फिर माइनस ये फॉर्मूला होता है, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3। और 3 का मतलब क्या करेंगे आप? 3 का मतलब क्या कहेंगे? ये 0 नहीं है। और जब 0 ना हो तब क्या बताया हमने? हल कैसा होता है? समीकरण निकाय कैसे होते हैं? संगत होते हैं, क्योंकि ये आपका ए जो है वो व्युत्क्रमणीय है। आपको लिखना है चूंकि, ये देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो, चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, अतः, या इसको मॉड ए भी पढ़ सकते हैं, मॉड ए का मान 0 नहीं है, अतः ए व्युत्क्रमणीय है। तब समीकरण निकाय संगत होता है। यह संगत है लिख दें, समीकरण निकाय क्या है? संगत है। ठीक, क्लियर? तो अब संगत कब नहीं होते हैं ये आपको आगे वाले प्रश्नों में बताया जाएगा। तो हम मेरे ख्याल से बस इतना यहां रख के तीसरा क्वेश्चन सीधा उठाते हैं, उसमें आपको ये बताना है कि हल संगत है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टार्टिंग तो को वहीं से करेंगे। ए बराबर क्या करते हैं? x और y के गुणांकों के जो गुणांक हैं, x और y की जो गुणांक हैं उनको अवयव मानते हुए एक अवयव आपको तैयार करना है। देखो x का गुणांक कितना है? 1, y का गुणांक है 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6। तो ये आपका एक a अवयव तैयार हो गया। इसके बाद में क्या लिखते हैं हम? x बराबर क्या होता है? x, y। और बताओ b बराबर क्या होता है? b बराबर होता है 5, और ये 8। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में इसके सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक a बराबर, ये सारणिक बना दें, और 1 3 2 6। ठीक, अब सारणिक का प्रसार तो जानते ही है, कैसे करेंगे? 1 का 6 में गुणा 6 हो जाएगा, फिर माइनस, और 3 का 2 में गुणा, ये भी आपका 6 हो जाएगा, जो कि आपका ये क्या हो गया? 0 हो गया। अगर 0 होता है तो इसका मतलब a क्या है? अव्युत्क्रमणीय। क्या लिखना है? अतः a अव्युत्क्रमणीय है। मतलब अव्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रमणीय नहीं है, मतलब इसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जाएगा। जिसमें मॉड ए का मान 0 निकल आए तो इसका मतलब उसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, तब क्या करेंगे? तब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालना पड़ते हैं। तो क्या करते हैं? यहां पर कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ऑफ ए मानी ए का जो कोफैक्टर है वो निकालेंगे। कैसे हमने बताया था, शायद आपको अच्छी तरीके से पता होगा। हमने बताया था यहाँ क्या लिखते हैं? A11, A12 और ये A21, A22। ठीक है ना? ये 4 अवयव हम लिखते हैं। तो यहाँ पर A11 को कैसे लिखेंगे? देखो, इसको काटें, इसको काटें, कितना बचेगा? 6 बचेगा।
क्लियर। फिर इसके बाद में इस जगह पर लिखना है, इस जगह पे, तो देखो इसको काट दें, इसको काट दें, क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर। अब यहां पर लिखना है तीसरी, तो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा। और ये चौथी जगह पे तो इसको और इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक। और हमने बताया था आपको चिन्ह भी बदलना होते हैं। क्या बताया था, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है ना। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू में क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू 6 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1, इस पर आप डैश लगा दें। एडजॉइंट का मतलब हमने क्या बताया, या टी लिख दें या डैश लगा दें। तो अब देखिए यहां पर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताएं इसका ट्रांसपोज। इस पंक्ति को इस स्तंभ में बदलना है, 6 माइनस का 2 और ये आपका माइनस का 3 और 1। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में आपको एडजॉइंट ए इंटू में बी ये निकालना है। ये किसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, जब ये आपका ये मॉड ए का मान 0 निकल जाए, मानी अव्युत्क्रमणी ए का मान अव्युत्क्रमणी निकल जाए, तब आपको आगे ये प्रोसेस बढ़ानी है। ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। तो देखो एडजॉइंट ए की वैल्यू तो साफ साफ यही लिखी है, 6 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1, और इसमें बी का मान ये देखिए, ये लिख दें, कितना है, 5 और 8। ठीक, स्तंभ में लिख दें, मल्टीपल करें। मल्टीपल करने से क्या आ गया, देखो 6 पंचे 30, इसका इसमें माइनस का 8 या 24। ठीक है ना। इसका यहां पर माइनस का 10 हो जाएगा और यहां पर 8 का 1 में गुणा 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 6, 30 में 24 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां बताएं कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप ये बताएं कि ये क्या 0 आ गया, नहीं ना। अगर 0 आ जाए तो एक फिर अलग प्रोसेस है, तो हम ये नहीं कह सकते कि संगत है या असंगत है, मतलब इसके अनेक हल हो सकते हैं या इसका कोई हल नहीं हो सकता है। कब, जब 0 आ जाए, और जब 0 ना आए तो क्या कहेंगे, हल इसका असंगत है। क्या आपको कहना है, अतः समीकरण निकाय कैसे हैं, असंगत है। समीकरण निकाय असंगत है। ठीक, ये आपको लिखना है। कब लिखना है, जब ये इसका मान 0 ना आए तब। तो असंगत की पोजीशन तक अगर निकलती है, असंगत की पोजीशन निकलती है तो आपको यहां तक ले आना है। मानी असंगत के लिए तब जान पाएंगे असंगत जब मॉड ए का मान 0 निकले, अर्थात व्युत्क्रमणी हो, अव्युत्क्रमणी हो, तब हम इसको यहां तक ले आएंगे और देखेंगे कि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 नहीं है, और यदि नहीं है तो इसका मतलब समीकरण निकाय क्या है, असंगत है। क्लियर। तो यहां पर आपके 1 2 3 तो हमने आपके लगातार क्वेश्चन करवा दी। ठीक, चौथा, पांचवा और छठवां 6 प्रश्न आपके बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न पे आपको करना है। किसी में हल संगत निकलेंगे और मानी किसी में समीकरण निकाय संगत होगा और किसी में समीकरण निकाय असंगत होगा। तो ये आपके 6 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। इसके बाद 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, 8वां 9वां 10वां, ये आपके सारे क्वेश्चन x और y 2 चर वाले क्वेश्चन हैं। 7वां से लेकर और 10वां तक आपके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मानी x और y 2 चरों में आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इनका आपको आव्यूह विधि से हल निकालना है। ठीक, आव्यूह विधि से समीकरण निकाय का हल करना है, जबकि 2 चर दिए गए। ठीक है ना। तो आपको ये 7 नंबर से 10 नंबर तक आपको बिल्कुल एक जैसा ही काम करना है। तो हम आपको केवल 7वां बताएंगे और 10 तक आपको पहुंचना है। ठीक है ना। चलिए देखें सवाल क्या है आपका सवाल। देखिए अभी जो हमने आपको बताया संगत और असंगत के लिए सिस्टम वहीं से शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको a बराबर लिखना है, और a बराबर क्या बताया हमने, x और y के गुणांकों को अवयव मानते हुए आपको अवयव तैयार करना है। तो यहां पर लिखना है 5, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 7, फिर लिखना है 3। तो ये आपका a बन गया। ठीक है ना। और x बराबर हमने क्या बताया, क्या करना है, आपको चर राशियां लिखना है, मानी x और y 2 चरों के मान हमें ज्ञात करना है, उनको लिखना होता है। और यहां पर b बराबर क्या लिखना है, b बराबर ये अचर पद जो लिखे हैं राइट हैंड पे, उनको लिखना है 4 और 5। ठीक, स्तंभ आव्यूह बनाना है। ठीक है। इसके बाद इसका हमें
सार्डिक का मान ज्ञात करना है। सार्डिक ए बराबर क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे हम 5 2 7 3। ठीक है, कैसे करेंगे इसका हल, कैसे करेंगे, 5 का 3 में 5 दिया 15, फिर माइनस का चिन्ह होता है और 7 का 2 में गुणा, 7 दूनी 14। तो इसका यहाँ पर 15 में से 14 घटाएंगे, क्या बचेगा 1, जो कि 0 नहीं है। अगर 0 ना आए तो समझो ये व्युत्क्रमणीय है, मानी इसका हल तभी निकल सकता है जब ये शून्य ना आए, और अगर ये बराबर शून्य आ जाए तो समझो इसका हल नहीं निकलेगा, मानी इनका समीकरण निकाय कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो इसको याद रखना है आपको। तो इसका मतलब मानी 1 आया अगर, तो इसका मतलब ये शून्य नहीं है, इसका मतलब ए जो है वो व्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए बराबर कैसे लिखेंगे, ए का जो कोफैक्टर है उनसे कोफैक्टर को यहां पर अवयव बना के हम अवयव बना के अवयव में लिखते हैं। क्या करेंगे, यहां A11 A12 A21 A22। ठीक है ना। तो यहां पर पहले लिखते हैं, क्या करेंगे, देखो इसको काट दें, ये आपका A11 यही तो है ना, इसको काट दें तो क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर इसको काट दें तो यहां पर क्या बचेगा, ये 7 बचेगा। फिर यहां पर लिखना है तो इसको काट दें, अब ये क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, और ये 3 वाली जगह काटेंगे तो ये 5 बचेगा। ठीक, अब चिन्ह को देखें, पहला प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। सही है। इसके बाद में हमें एडजॉइंट ए निकालना होता है, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, ये जो आपने कोफैक्टर्स का अवयव बनाया है उसका हमें ट्रांसपोज करना होता है। तो ये 3 और -7 और माइनस का 2 और 5, इस पर क्या लिख दें, ट्रांसपोज का निशान लगा दें। ट्रांसपोज का मतलब डैश का निशान लगा दें। सही है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में इसका ट्रांसपोज करके चलिए यहाँ रख देते हैं, हो सकता है नीचे ना दिखाई दे। माने ये आपका एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ट्रांसपोज कर दें तो ये आपका जो पंक्ति है स्तंभ में बदल दें, मानी 3 -7, और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में बदल जाएगा, ये हो जाएगा -2 और 5। ठीक है, कोई समस्या, एडजॉइंट ए निकल आया है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर हमने आपको ये सारी बातें वही हैं जो पीछे वाले लेक्चर में आपको पूरी कंप्लीट करवाई गई हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बटे में मॉड ए, मानी जो सार्डिक का मान निकाला है उसका हमें भाग देना है एडजॉइंट ए में। एडजॉइंट ए तो यही है, सार्डिक का मान जो निकाला था, मानी मॉड ए का मान निकाला था वो 1 निकला था, तो 1 से भाग का कोई मतलब नहीं, 1 का भाग देने का मतलब वही राशि आएगी। तो आपको यहाँ लो लिख दे रहे, 1 का भाग दे दिया, और यहाँ पर ये आपका एडजॉइंट ए का मान है 3 -2 -7 और 5, ये आपका ए इनवर्स हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, x बराबर आपको फॉर्मूला लगाना है, x बराबर ए इनवर्स बी। बस अब ये देखो थोड़ा नया काम है, यहां तक तो ए इनवर्स तो अभी तक आप करते रहे, पीछे ए इनवर्स का मान हम ज्ञात करते रहे हैं, वही सब कुछ है। अब आगे ये थोड़ा नया आ गया, कितना, x बराबर ए इनवर्स बी, ये आपको फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लगाना है। ठीक, तो x की वैल्यू आपको रखनी है, कितनी है, x/, ठीक, बराबर का निशान, ए इनवर्स का मान यही लिख दें, कितना, 3 -2 और -7 और ये 5। और अब b की वैल्यू कितनी है वो भी लिख दें, b की वैल्यू है आपकी 4 और ये 5। ठीक, बस इसका इसमें गुणा कर दें, बस आंसर आ जाएगा। देखिए x/, और बराबर का चिन्ह, गुणा करना भी आपको आता है, कैसे, 4 का पहले इसमें फिर 5 का इसमें, मानी 4 का 3 में गुणा, 4 तिया 12, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो -7 चौको 28, माइनस का हो जाएगा 28, और 5 पंचे 25, ये प्लस का 25। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, x/, ये ज्यों का त्यों बराबर का चिन्ह लगाओ, ये आपका 2 बचेगा। सही है, 10 में से 12 घट जाएगा, 12 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये आपका माइनस का 28, इसमें 25 घट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर तुलना कर दें तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दें तुलना करने पर, तुलना करने पर x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा -3। ये आपका अवयव विधि से समीकरण का हल निकल आया। ठीक, x बराबर 2, y बराबर -3। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से हमने बताया आपको 10 तक गिनती के प्रश्न हैं, 7 से 10 तक यही प्रश्न है बिल्कुल।
टोटल, केवल संख्या बदली हुई है। ठीक है, तो आपको 10 तक कंप्लीट करना है और इसके आगे आज हम आपको सीधा मेरे ख्याल से 11वां क्वेश्चन के ऊपर लेके चल। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 11वां देखना है और 11 से लेकर के 11, 12, 13, 14, 15 तक क्वेश्चन आपके एक्स वाई जेड 3 चरों वाले ही हैं, ये भी सिमिलर हैं। इस एक्सरसाइज में ये अच्छाई है कि एक जैसे क्वेश्चन हैं। ठीक, वैसे अच्छाई भी कह सकते हैं और आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बोझ भी हम कह सकते हैं कि आपको बोझ ज़्यादा पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, आपके ऊपर छोड़ दिए। देखो इसमें एक बात और है, अगर ये छोड़ जरूर मैंने दिए, अगर आप पूरा इनको कंप्लीट करेंगे, हो सकता है बाय द वे कि आपको ये प्रश्न ना पूछा जाए। तो क्या पूछा जा सकता है? ए इनवर्स का मान 100% पूछा जाएगा और यदि वहां से 100% में वहां अगर कट हो गया तो ये मानो कि ये आपके 3 चर वाली रैखिक समीकरण 101% में आ जाएंगे। मतलब ये कि इससे आपको मिनिमम 4 नंबर और मैक्सिमम 8 नंबर आना बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट समझ लो इन एग्जाम के लिए, मतलब आना ही आना है। इसलिए इन प्रश्नों को आप एक एक प्रश्न को हल करेंगे। ऐसा मत समझना कि एक कर लिया इसी टाइप का दूसरा होगा, हो सकता नहीं है, तो सारे एक ही जैसे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परीक्षा में उतनी ही जल्दी लगा लेंगे, आपका टाइम बचेगा। ठीक है ना, टाइम तभी बचेगा जब आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी। बिल्कुल जल्दी से आप करना। भाई समस्या ये है ना कि हमारे पास समय तो उतना ही है और यदि हम एक ही प्रश्न में जितना समय हमें उस प्रश्न को देना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं उसमें अगर खर्च हो गया तो मेरे ख्याल से हम जो हमें आते होंगे आगे वाले प्रश्न वहाँ पर समस्या बन जाएगी, है ना। इसलिए हमें अपने समय में उस प्रश्न को पूरा कंप्लीट करना है, लिखना है उसी समय में जितना कि उसके लिए समय निर्धारित है। ठीक है ना, इसलिए आपको वो सब कुछ तभी हो सकता है जब प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है ना, तो आपको हमने क्या बताया, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे प्रश्न आपके एक जैसे बिल्कुल सेम। 3 एक्स वाई जेड 3 चरों में रैखिक समीकरण आपके 3 दिए जाएंगे, उनसे आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है अव्युवित से। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग वहीं से करनी है, जैसे आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे ना, उसी प्रकार आपकी स्टार्टिंग होनी है। कैसे करनी है देखो, पहले हमें ए बराबर लिखना होता है। तो ए बराबर क्या लिखते हैं, एक्स और वाई और जेड के गुणांकों को अवयव मानते हुए कोई अवयव बना के तैयार करेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, ए से लिखेंगे। तो देखो एक्स का गुणांक है 2, वाई का गुणांक है 1, जेड का गुणांक भी 1 है। ठीक है ना, इसके बाद में दूसरी इक्वेशन पे आए तो x का गुणांक है आपका 1 और y का गुणांक है ऋण का 2 और z का गुणांक भी आपका माइनस का 1। ठीक, और यहाँ पर देखिए x का गुणांक ही नहीं है तो उसको क्या लिखोगे, शून्य लिखोगे। इसको हम शून्य x ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर x का गुणांक नहीं है, इसका मतलब इसको शून्य लिख दें। y का गुणांक ये आपका 3 है और z का गुणांक है माइनस का 5। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में क्या करते हैं, x बराबर लिखते हैं। तो x बराबर वही लिखना होता है जिसको जो चर होते हैं। चर क्या है, x y z। वहां पर 2 चर थे इसलिए x y लिखा था, यहाँ पर x y z लिखना है। और इसके बाद में जो b है वो क्या है, ये आपका ये राइट हैंड में जो लिखा है वो है आपका b। ठीक है, तो ये आपका है 1 और ये आपका 3/2 और ये आपका 9। ठीक, क्लियर इतना। ठीक है ना, चलिए अब देखो कुछ आगे हल करेंगे। क्या करते थे, अब बताओ इसके आगे हम क्या करते थे, जब x और y के 2 चरों वाले समीकरण होते थे तो क्या करते थे, तब हम इसमें सार्डिक का मान ज्ञात करते थे, मानी मॉड a का मान ज्ञात करते थे। तो चलिए मॉड लगा दें और अब वही लिखना होता है 2 1 1 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और ये आपका 0 3 और माइनस का 5। ठीक, क्लियर। चलिए इसको हल कर दें, R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष किसी एक के सापेक्ष हमें प्रसार करके इसका हल करना है। तो R1 के सापेक्ष यदि करेंगे तो 2 पहले लिखें। ठीक, इसको काटें तो ये इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल, यही तो होता है। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 का 5 में 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में होता है और इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 1 का 3 में माइनस है ना तो माइनस का 3 आएगा और ये माइनस फॉर्मूला वाला है तो माइनस माइनस प्लस का ये 3 हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, यहां पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और 1 लिख लेते हैं। अब देखो ये काटोगे ये काटोगे तो इसका इसमें मल्टीपल माइनस का 5 और 0 का गुणा तो 0 बन जाएगा। ठीक, फिर प्लस का निशान लगा के 1 लिख लें, ये वाला ये, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको काटें और इसको काटें तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसका इसमें मल्टीपल 3 और माइनस ये 0 का 2 में 0 हो जाएगा। सही है। चलिए यहां पर आपका हो गया 13 और 13 में 2 का गुणा, 13 दूनी ये 26 डायरेक्ट लिख दें। यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का लिख दें 5 और यहां पर 3 का 1 में 3 एकम 3। ठीक, तो अब बताएं कितना हो गया, ये आपका 26 और 5 31 और 31 में 3 और जोड़ें तो ये आपका कितना हो गया, 34 हो गया। तो अब बताएं ये 34 निकला तो इसका मतलब ये 0 नहीं है। तो अब अगर 0 नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम इसको कहेंगे ये व्युत्क्रमणीय है, अर्थात इसका हम हल संगत, ये हल क्या है, संगत है, मानी ये समीकरण संगत समीकरण है, इसका हम हल कर सकते हैं। मानी इसका ए इनवर्स भी ज्ञात होगा, जिसका ए इनवर्स ज्ञात होगा उसको हम कह सकते हैं कि उनके हल संगत होते हैं। ठीक है ना। चलिए हम सबसे पहले क्या कर दें, अब आपको यहां पर लिख दें कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक, बराबर का निशान यहां लगा देते। ठीक, और यहां पर एक बड़ा सा हमने बताया कि आपको एक बड़ा सा अवयव तैयार करना है और इस बड़े से अवयव में आपके ये अवयव लिखने होते हैं, जो कोफैक्टर्स होते हैं उनको यहां पर लिखते हैं। क्या होता है, A11, A12, A13, यही तो होता है। तो उसके लिए हमने बताया आपको ये सारणिक बना लें, एक पहले, फिर ये आपका दूसरा सारणिक बना लें और यहाँ पर ये तीसरा सारणिक बना लें। इसके बाद ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है ना, ये शॉर्ट वाली विधि बताई थी ना उस, हाँ वही वाली है। तो इसमें एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और इसी प्रकार एक यहाँ पर आपका ये सारणिक बना के हम तैयार कर लिया। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, चिन्हों का भी बताया था हमने, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये फिर प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये फिर प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक है ना। इसके बाद में अब इन जो हमने ये आपके खाली जगह भर के खाली किए रख दिए हैं, बना के छोड़ दिए हैं, इनको हमें भरना है। तो कैसे भरेंगे, देखो समझो, A11 की जगह ये A11 है ना, इसको भरें। यहां से देखिए इसको और इसको यहां कट करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके 4 एलिमेंट बचेंगे। फिर से ध्यान दें, ये 2 पर आपको कट का निशान लगाना है, पहली वाली रो और पहला वाला कॉलम काट देना है। तो आपके पास क्या क्या बचेगा, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और ये आपका बचेगा 3 माइनस 5, 3 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है ना। फिर समझें, इसको हमने काट दिया, माइनस का 2, माइनस का 1 और 3 माइनस का 5। इसके बाद देखो ये काटना है, ये वाला, तो इसको काटें और इसको काटें। तो 1 माइनस 1 0 माइनस 5, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 0 और माइनस का 5। ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, देखो लास्ट वाला अभी अब काटें, तो ये काटें और ये काटें। तो ये आपके 4 एलिमेंट बचेंगे, कौन कौन से, 1 माइनस का 2 0 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और 0 और कितना है 3, ये 3। समझ लें कहीं गलती ना हो जाए, एक बार फिर देख लें। इसको देखो यहां काटेंगे, यहां काटेंगे, 1 माइनस का 2 0 3। ठीक है ना। ये आपका R1 कंप्लीट हो गया। अब R2 पे लिखना है, तो चलिए R2 को काटना शुरू करें। देखो इस R2 को काटें और ये C1 काटें। तो आपके पास 1 1 और 3 माइनस 5, 1 1 3 1 1 3 माइनस का 5। ठीक। इसके बाद देखो यहां पर R2 को और C2 को काटेंगे, तो 2 1 0 माइनस 5, 2 1 0 माइनस का 5। ठीक है। लास्ट वाले में देखो इसको काटें और इसको काटें, तो ये हमारा बचेगा 2 1 0 3, 2 1 0 3, 2 1 0 3। ठीक है। अब हमारा ये R3, इसको R3 काटें और C1 काटें, तो क्या बचेगा, देखिए 1 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 1 माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है ना। इसके बाद यही ये आपकी पंक्ति काटनी है, तीसरी वाली पंक्ति और दूसरा वाला स्तंभ काटना है।
तो ये आपका 3 वाला क्रॉस हो जाएगा, मानी आपके पास बचेगा कितना 2 1 1 माइनस 1 2 1, यहाँ लिख दें 2 1 और माइनस का 1 सॉरी 1 है ना Z 1, ठीक है ना, माइनस का 1। इसके बाद आपका लास्ट वाला और देखना है, तो देखिए यहाँ पर इसको और इसको काटना है, मतलब तीसरी वाली पंक्ति तीसरा वाला स्तंभ काटना है। तो क्या बचेगा 2 1, यहाँ पर लिखना है 2 1 और ये आपका बचेगा ये कटेगा ना 2 1 1 माइनस का 2 1 और माइनस का 2, ठीक। ये आपका कोफैक्टर्स से बना हुआ एक कोई अवयव तैयार हो गया। अब इसको हल कर लें। देखो सीधा सीधा वही काम है इसका, इसमें जब मल्टीपल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर माइनस सूत्र में होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक, क्लियर। इसको बताएं ये माइनस का है, ये माइनस है ना। अब इसका इसमें मल्टीपल माइनस का 5, 1 का 5 में माइनस का 5 हो जाएगा, और फिर ये शून्य का करोगे तो ये आपका शून्य रहेगा, माइनस शून्य लिख दें। यहां पर बताओ कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 माइनस ये 0 हो जाएगा, सही है। चलिए यहां पे आ जाओ, ये माइनस का है, ये माइनस का है 5 और माइनस 5 3 एकम 3 माइनस का 3, ठीक। यहां पे आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। यहां बताओ ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 का 2 में 3 दूनी 6 और माइनस 0, समझ में आ रहा। इसके बाद यहां पे आ जाओ, इसका इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 1, इसका इसमें है ना, और फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस, ये फॉर्मूला होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक। इसका इसमें फिर माइनस, इसका इसमें। अब यहां पर माइनस का निशान है, तो 2 का 1 में माइनस का 1 में गुणा करोगे तो माइनस का ये 2 हो जाएगा, फिर ये माइनस सूत्र में होता है 1 एकम ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में 2 का माइनस 2 में गुणा माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा तो ये माइनस का 1 रहेगा, ठीक ना, क्लियर। चलिए इसके बाद अब थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। ये 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 हो जाएगा, ये बताओ कितना हो जाएगा 5 और 3 8, माइनस का 8 और ये माइनस पहले से है तो प्लस का 8 बन जाएगा। ये बताओ माइनस का 10 और ये बताओ माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बताओ 2 में से 1 घट जाएगा, ये 1 बचेगा। फिर इसको बताओ माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, सही है। इसके बाद यहाँ लास्ट में माइनस का ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। हमने आपको बताया एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, ये आपका जो अवयव निकला है इसका ट्रांसपोज करना होता है। तो ट्रांसपोज हम डायरेक्ट कर दें, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम सीधा सीधा काम करके दिखा दें आपको, है। यहाँ पर इसका सीधा ट्रांसपोज कर दें, अगर ना करें तो थोड़ा जगह कम हो जाएगी, कोई बात नहीं, एक बार लिख देते हैं पूरा। 13 5 3 8 माइनस का 10 माइनस का 6 और 1 3 माइनस का 5 और इस पर ट्रांसपोज का निशान लगा दें, ठीक। इसके बाद अब ट्रांसपोज कर दें, एक लाइन आपको यहाँ और लिख देनी है, ठीक है। क्या करेंगे, इस वाली रो को इस कॉलम में लिखना है, तो 13 यहाँ पर 5 यहाँ पर 3, और इस रो को यहाँ पर लिखना है तो 8 माइनस का 10 और माइनस का 6, और यहाँ पर लिखना है 1 3 माइनस का 5, ठीक। एडजॉइंट ए तक पहुँचे, ठीक है ना। अब भाई कहाँ पर लिखें, ये इधर मैट दें, हैं, इसको हम रब करके और यहाँ पर मेरे ख्याल से लिख दें तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पर रब करके यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। तो अब एडजॉइंट ए तक तो हम पहुँच गए। इसके बाद हमें क्या करना होता है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर हमने क्या फॉर्मूला बताया, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए का मान कितना है 34 है ना, तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर ये एडजॉइंट ए की वैल्यू तो वो वाली रखते हैं, कितनी है देखो, और 34 का भाग कर दें, मानी 1/34 लिख दें, और एडजॉइंट ए का मान ये लिख दें कितना 13 8 1, और यहाँ पर लिख दें 5 माइनस का 10 और 3, और यहाँ पर लिखना है 3 माइनस का 6 और माइनस का 5, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। अब आपको वही पुराना सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, इसको अब हम यहाँ पर रब करके फिर यहाँ और बढ़ाना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल होता है ना, तो कोई बात नहीं। अब
बिल्कुल किनारे पे आ गए। अब ये मानो, तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है x बराबर क्या लिखना है, a इनवर्स b, और x की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, x y z है, और बराबर का यहाँ निशान लगाना है। इसके बाद a इनवर्स का ये वाला मान लिखना है। कितना लिखना है, आपको लिखना है 1/34, और यहाँ पर लिखना है 13/8 और 5 ऋण 10, 5 माइनस का लिखना है 10, फिर लिखना है 3, और अंत में आपको क्या लिखना है, देखिए ये 3 माइनस का 3 लिखना है, माइनस का 6 लिखना है, और माइनस का 5 लिखना है, ठीक है ना। और इसके बाद b की वैल्यू और लिखनी है। तो बताएं b बराबर क्या है, ये देखो लिखा है 1 3/2, 1 लिखा है, 3/2 लिखा है, और आपका ये लिखा है कितना, 9 लिखा है। ठीक, बस इसका गुणा कर दें, बस समझो आंसर आ जाएगा। ये देखिए x y z आपका ज्यों का त्यों बना रहने दें, बराबर का चिन्ह लिख दें, 1/34 लिख दें। अब देखिए इसका गुणा करके कैसे करेंगे गुणा, पहले 1 का गुणा करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो करें, देखो कैसे, थोड़ा गलती से कह गए, एक बार फिर समझें। इसका गुणा पहले 13 का 13 एकम 13, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 8 का गुणा, देखिए प्लस का निशान लगाएं, 8 का गुणा कितना में करना है, 3/2 में, और प्लस 9 का 1 में करना है, 9 एकम 9, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर नंबर आ जाए 5 एकम 5, और माइनस का 10 में गुणा करना है 3/2 का, और प्लस से 9 तिया 27, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ 3 एकम 3, और माइनस के 6 में गुणा करना है 3/2 का, और माइनस का हो जाएगा 9 पंचे 45, ठीक। तो ये आपके पास हो गया x y z, और बराबर का चिन्ह लगाओ, 1/34 लिखो, और फिर इसके बाद में इसको हल कर लें। देखो यहाँ से 2 ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार, तो ये हो जाएगा 13, और प्लस से 4 तिया 12, और प्लस में कितना 9, ठीक है। इसके बाद नीचे आओ तो ये कितना है 5, और माइनस का ये कितने बार कटेगा, 5 बार, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और प्लस का कितना लिखें 27। यहाँ पर बताओ 3 माइनस का ये देखो कितने बार, 2 से कितने बार कटेगा, 3 बार, तो 3 3 का 9 लिख दें, और माइनस का 45 लिख दें, ठीक, बराबर 1/34। और ये आपके पास देखिए हल करके प्लस का है ना, सब जोड़ दें, कितना हो जाएगा 9 2 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, और 2 और 1 3, मानी 34 हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ बताओ, ये आपका हो गया 27, या ऐसे कहते हैं 5 यहाँ से घटा दें तो माइनस का 10 बचेगा, और 10 और इसमें से घटा दें तो 17 बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको बताओ कितना हो जाएगा, 45 में 9 जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा 54 माइनस का, और माइनस के 54 से आपको घटाना है 3, तो ये 51 माइनस का बचेगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। अब बताओ यहाँ पर अगर हम 34 से भाग कर दें तो 34 से 34 एक बार तो ये कटेगा, ठीक है ना, और या और कहीं लिख दें, चलिए यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, इसको भी अब हम रब करके देते, ठीक है। यहाँ देख लो, तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, x y z, और बराबर का चिन्ह लगाएं, और अब बताओ 34 से 34 को डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 17/34 तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये आपका है माइनस का 51, इसमें भी आपको 34 से भाग देना है, तो 17 दूनी 34, और 17 तिया क्यों, तो माइनस का ये कितना 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास अब ये सारे मान ज्ञात हो गए। तुलना कर दें, x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 1/2, और z बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। ये आपका इतना पूरा क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर। तो मेरे ख्याल से जो आपने ये 11वां क्वेश्चन किया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो था भाई, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। तो बड़ा नहीं होगा तो बड़ा नंबर कैसे मिलेगा, 8 नंबर का है ना क्वेश्चन, 8 नंबर आएगा, कोई थोड़ी छोटी मोटी बात नहीं है। तो कंप्लीट तो भाई करना है, हर हालत में करना है। जैसा बताया हमने कि अगर बाई द वे ए इनवर्स का क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये मानो ये 100% आएगा, 100%, ठीक। तो इसको कंप्लीट करना है। और बाई द वे जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं, जो हमने बताए आपको खुद करने हैं, बाई द वे कि किसी को कोई समस्या आती है तो मुझे आप ज़रूर बताएं, ठीक।
मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और हम उनका हल आपको ज़रूर भेजेंगे, ठीक। क्योंकि हमें ये चाहिए कि ये नंबर आपको मिलें, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आपको ये नंबर ज़रूर मिलें, आप घर पे तैयारी करेंगे और आपको वो नंबर मिलेंगे। आज के लिए फ़िलहाल हम आज आपकी पढ़ाई यहीं बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन आपकी जो भी आगे की प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन करेंगे और इसमें से अगर आपको कोई समस्या लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका हम आपको हल भेजेंगे, ठीक है। तो अभी आज पूरा लेक्चर हो गया, लेकिन हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक करें। तो अब तो शायद कह सकते हैं आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। धन्यवाद।